अब सर्वनामों का जो अगला प्रकार है तीसरा, जिसका नाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ जाइए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिश्चयवाचक। वाचक का अर्थ क्या है? बताने वाला। क्या बताएगा? अनिश्चितता। किसकी अनिश्चितता? अरे किसकी अनिश्चितता? संज्ञा शब्दों की अनिश्चितता। सीधी सी बात है। संज्ञा शब्दों की अनिश्चितता किस तरीके से बताएगा, किस प्रकार बताएगा? ध्यान दें। एक बार परिभाषा मैं आप लोगों के सामने उल्लेखित कर दूं, फिर उदाहरणों पर बात करेंगे। बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता एक मिनट रुक जाए। निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं। उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बेसर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी बेसर्वनाम शब्द जो हमें संज्ञा शब्दों की निश्चितता का बोध नहीं कराएंगे। और निश्चितता का बोध कैसे नहीं कराएंगे? उदाहरण रख रहा हूं आप लोगों के सामने। जैसे जो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होते हैं, विशेषकर जो वाचक शब्द दो हैं, कोई, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। कोई और कुछ। एक है कोई और दूसरा है कुछ। ये दोनों ही शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। किस तरीके से इनका प्रयोग होता है वाक्य में जाने। मैंने कहा, सुने पहले,
हम खड़े हुए हैं और हमें दूर कोई वस्तु चमकती हुई नजर आ रही है, लेकिन वास्तव में हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये चमकने वाली जो वस्तु है वो है क्या। जब हमें ये निश्चित हो जाए कि वो चमकने वाली वस्तु है क्या, कोई दर्पण है, कोई धातु या कोई धातु का पात्र, जब हमें नाम पता लग जाए कि चमकने वाली जो वस्तु है उस वस्तु का अमुख नाम है, तब तो हम कह सकते हैं, नाम लेकर के बुला सकते हैं कि जो चमकने वाली वस्तु है वो दर्पण है, चमकने वाली वस्तु है वो कोई धातु का पात्र है, थाली है, चम्मच है। जब हमें नाम पता होगा तब तो वो संज्ञा शब्द कहलाएगा, लेकिन जब हमें उसका नाम नहीं पता है कि चमक क्या रही वस्तु, तब हम क्या कहेंगे। अब देखें, जैसे कुछ चमक रहा है। अब ध्यान दें, ये देखिए कुछ, जो ये कौन सा वाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, ये आ गया कुछ। ये जो कुछ लिखा हुआ है, यहां हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में जो चमकने वाली वस्तु है वो है क्या, उसका नाम क्या है। अगर वास्तव में हमें नाम पता होता तब हम यहां कुछ नहीं लिखते, फिर तो हम ये कहते कि थाली चमक रही है, दर्पण चमक रहा है। लेकिन जब हम ये निश्चितता नहीं कर पा रहे हैं कि चमकने वाली वस्तु है क्या, उसका नाम क्या है, ध्यान दें, नाम आ गया। नाम क्या है, संज्ञा। और सीधी सी बात है, जब नाम है तो वो संज्ञा है, लेकिन यहां हम ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे हैं कि चमकने वाली वस्तु का नाम क्या है। तब हमने वहां किस शब्द से संबोधित किया, और जो संबोधित किया वो शब्द है कुछ, क्या कुछ चमक रहा है। तो ये कुछ चमक रहा है, यही अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। शॉर्टकट में लिख देता हूं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, शॉर्टकट में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यही अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बात समझ में आई। कुछ का हम उदाहरण ले चुके हैं, और कोई का उदाहरण और देखें दूसरा। जैसे मैंने कहा, हमारे यहां घर पर कोई व्यक्ति विशेष आया है और उस व्यक्ति विशेष को मैं नहीं जानता या आप नहीं जानते। तब आपने घर पर जाकर के कहा कि पिताजी बाहर कोई आया है। ध्यान देना, बाहर दरवाजे पर कोई आया है या घर के बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ है। बार बार जो मैं शब्द कह रहा हूं कोई, मुझे उसका नाम नहीं पता निश्चित कि वो व्यक्ति कौन है। कोई आया है, अब कौन आया है, कोई आया है। अगर हम उसका नाम जानते तो हम कहते कि रमेश जी आए हैं या महेश जी आए हैं या दिनेश जी आए हैं। लेकिन जब हमें नाम नहीं पता तो हमने उस व्यक्ति को किससे संबोधित किया, कोई आया है। ध्यान दें, जैसे कोई आया है, तो यहां जो कोई शब्द लिखा हुआ है ये भी क्या है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। आगे बढ़े। अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें यही दो शब्द महत्वपूर्ण हैं, कोई और कुछ।
अब हम इसके बाद में सर्वनामों का जो अगला प्रकार है उसकी ओर बढ़ते हैं। और जो अगला प्रकार है वो है 4 नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। जो संबंधवाचक सर्वनाम है वाचक का अर्थ बताने वाला है, क्या बताएगा? संबंध बताएगा, संबंध के बारे में बताएगा। और संबंध के बारे में किस प्रकार बताएगा, ध्यान दें। मैं परिभाषा उल्लेखित कर दूं। बेसर्वनाम शब्द, बेसर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध कराते हैं, जो संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध का बोध, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि बेसर्वनाम शब्द जो हमें संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इस संबंध का बोध कैसे कराएंगे? जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, ये हमें संबंध का बोध करा रहा है यहाँ कि जिसकी, अरे जिसकी किसकी, किसी ना किसी की, जिसकी लाठी है उसी की क्या है, भैंस है। यहाँ जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी, ये क्या है, सर्वनाम। क्या बता रहा है हमें, संबंध। अरे जिसकी लाठी है उसी की क्या है, भैंस, यानी लाठी और भैंस के बीच संबंध बताया गया है। ध्यान दे इधर, जिसकी और उसकी, सर्वनाम शब्द जिस और उस, लेकिन इसके बीच में जो लिखा हुआ है क्या, की, और इधर भी क्या है, की। अब ये की क्या है, ध्यान दे इधर। आपने पढ़ा होगा संबंध कारक। संबंध कारक की 9 विभक्ति होती हैं। कौन कौन सी? का, की,
के, रा, री, रे, ना, ने और ने। ये देखो, ध्यान दे इधर, ये जो संबंध कारक की 9 विभक्ति हैं, इन 9 विभक्ति में से किसी भी विभक्ति का प्रयोग अगर सर्वनाम के साथ हो रहा है तो वहां कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। दिखाई दे रहा है आपको कि ये रही, ये बता रही है हमें संबंध। ये क्या है? संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम। एक और बात हमने कहा था कि जब भी अगर कोई मिलती जुलती बात आएगी तो हम उसको आप लोगों के साथ अवश्य साझा करेंगे। ध्यान दें, जैसे मैं लिखा, जैसे कि लाठी उसकी भैंस। थोड़ा मैं स्पष्ट करने के लिए इस बात को मैं ये भी कह सकता हूं कि राम की लाठी, राम की लाठी राम की भैंस। यहां देखें, ये जो की लिखी हुई है, जो राम है ये संज्ञा है, जबकि ऊपर देखें जिस और उस, ये सर्वनाम है, जिनके साथ जो की विभक्ति है संबंध कारक की, वो सर्वनाम शब्दों के साथ संयुक्त लिखी हुई है, जुड़ी हुई लिखी हुई है, साथ लिखी हुई है। लेकिन यहां ध्यान दें, यहां जो राम संज्ञा शब्द है, इसके साथ जो की विभक्ति है संबंध कारक की, ये पृथक लिखी हुई है, स्वतंत्र लिखी हुई है, अलग लिखी हुई है। तो एक बात आपने और जानी कि सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति को जोड़ करके लिखा जाता है, जबकि संज्ञा शब्दों के साथ विभक्ति को अलग से लिखा जाता है, पृथक लिखा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये दोनों की बात चल रही है कि संज्ञा के साथ अलग लिखा जाता है, स्वतंत्र लिखा जाता है, जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्ति को संयुक्त लिखा जाता है, जोड़ करके लिखा जाता है। अब मैं एक बात और बता दूं मिलती जुलती आप लोगों को, कि एक तो जो ये वाली की, इसको हम क्या कहते हैं? छोटी की मात्रा है ये, और एक है बड़ी की। इस की का प्रयोग कब होता है और इस की का प्रयोग कब होता है? ये जो छोटी की आपको दिखाई दे रही है और ये बड़ी की, दीर्घ की, इस छोटी की का जो मतलब है, ये होती है कथनात्मक की। कौन सी की? कथनात्मक की। कथनात्मक कहने वाला, जब कोई बात कहता है कोई वक्ता अपने, जैसे गुरुजी ने कहा कि, पिताजी ने कहा कि, कवि कहते हैं कि, तब ये हमेशा छोटी की का अर्थात इसे कथनात्मक की का प्रयोग किया जाता है। और जो बड़ी की दिखाई दे रही है आपको, ये संबंधात्मक की है। जहां भी संबंध बताया जाता है वहां इस दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात समझ में आ गई होगी आपकी। मैं वापस लौट के आता हूं मैं अपने बिंदु पर कि यहां लाठी और भैंस के मध्य संबंध बताया, अर्थात जिसकी, किसी ना किसी की लाठी, भाई लाठी किसी ना किसी की तो हाथ में होगी, जिसके हाथ में लाठी होगी, जिसका बल होगा, शक्ति होगी, सीधी सी बात है, उसी की क्या होगी? भैंस होगी। तो ये संबंध बताया गया है यहाँ। ये तो केवल मेरा उद्देश्य यहाँ ये था बताने का, राम लिख करके मैंने ये बताना चाहा आप लोगों को कि हमेशा संज्ञा शब्दों के साथ जो विभक्ति होती है उसको पृथक लिखा जाता है, अलग लिखा जाता है, जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ जो विभक्ति होती है उसे जोड़ करके लिखा जाता है। बात समझ में आई? ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों ने देखे होंगे, सुने भी होंगे। बस में लिखा हुआ देखा होगा आपने कि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। अपने सामान की, अरे किसकी? अपने सामान की क्या करें? स्वयं रक्षा करें।
बात समझ में आई? तो इस प्रकार जहाँ भी आप इस प्रकार के उदाहरण देखोगे वहाँ कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। और भी उदाहरण मैं कह सकता हूँ, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा। इस प्रकार के उदाहरणों में क्या बताया जाएगा? संबंध बताया जाएगा। आशा करता हूं बिंदु समझ में आ गया होगा आपकी में। इसके बाद में मैं सर्वनामों के अगले प्रकार की ओर बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले ले एक बार।